नमस्कार। लोकवाणी पर ज्वलंत मुद्दों के तहत आज हम बात करेंगे युवा पत्रकारों से। मेरे साथ हैं धीरज जी शर्मा, घनश्याम जी वाकोलिया, लोकेश जी तिवारी और गोविंद जी पायक। भारतीय राजनीति में मुद्दों का खेल बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मुद्दे ऐसे होते हैं कि सारा पासा पलट देते हैं। कई बार मुद्दे राजनीतिक दलों की छवि उजागर करते हैं और कई बार धूमिल कर देते हैं। इस बार 2024 का जो चुनाव आ गया है, घोषणा हो गई है, तो इसमें मुद्दे क्या हावी रहेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या पब्लिक क्या मुद्दे चाहती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा धीरज जी शर्मा से। आप बताइए कि इस बार लोकसभा में मुद्दे क्या रहेंगे राजनीतिक दलों के और पब्लिक क्या चाहती है। देखिए, बात करना चाहें अगर मान लो लोकसभा राजनीतिक दलों के लिए जो मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वह राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के इस बार 2024 के चुनाव जो है लड़ रही है। लेकिन यही इसकी विपरीत यदि देखा जाए तो महंगाई का कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पा रही है। लेकिन राम मंदिर के 22 जनवरी को जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसका इनॉग्रेशन किया गया, लेकिन उस मुद्दे को अगर मान लो यहाँ से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने राम मंदिर निर्माण को लेकर के बात कर रही है। लेकिन बाकी जो दुनिया के जो सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है महंगाई के बात कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे के लेकर के बात कर रही है, लोकली सांसद को लेकर के बात कर रही है। तो इस तरह के कई सारे स्थानीय मुद्दे भी हैं, उन मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो घनश्याम जी आप बताइए, जनता के मुद्दे जैसे पिछली बार जो चुनाव जीता था सोनिया गांधी जी ने स्टार्ट वाला, तो उसमें उन्होंने आरक्षण का मुद्दा रखा था, आम आदमी का रखा था। इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए। नमस्कार मुल्ले जी, लोकवाणी ने हमारा बुलाया इसलिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी देश की राजनीति चल रही है, बड़ी भीषण राजनीति चल रही है। देखा जाए तो सभी लोग सनातन और धर्म को लेकर मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर अब बन गया है, अब इनके पास में इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेकर भी मुद्दे होने चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार इन मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं है। इसी तरह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो देश में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ ये कहते हैं महिला सुरक्षा होनी चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन वो नगण्य है। जहां 50% महिलाओं को अधिकार दिए गए, उसको देखते हुए कभी भी टिकट का बंटवारा 50% तक नहीं होता है। दूसरा, महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। स्थानीय मुद्दों के अंदर जनता के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन सालों में पूरे नहीं हो सके हैं। तो जनता का जो अपन बोलते हैं कि आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो सब नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जनता ये चाहेगी कि विकास होना चाहिए और विकास के नाम पर ही सरकार बने। ये तो इसका नरेंद्र मोदी का तो एजेंडा ही विकास का ले रखा है। उसने जगह जगह जहाँ बात करते हैं कि विकसित देश, विकसित भारत 47 तक विकसित हो जाएगा, ये मुद्दे वो विकास पे ही बात कर रहे हैं। 47 में भी बहुत समय है। 47 को लेकर अपन टारगेट लेके चल सकते हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर जो विकास होने चाहिए विकास नहीं हो पा रहे हैं ना। आज भी हम हमारे शहर की बात करते हैं तो शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर हो रही है। जो फ्लाईओवर आज पिछले 15-20 सालों से बनना था वो आज तक नहीं बना है। स्टेशन का दूसरा गेट खोला जा रहा है, उसको खोलने के बाद ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी खतरनाक हो जाएगी। ऐसे के अंदर शहर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी। शहर में जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा, जब तक कोई विकास की बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक को लेकर है। तो ये मुद्दे तो विधानसभा के या लोकल हैं, लोकसभा के मुद्दे क्या रहेंगे। नहीं, तब तो डबल इंजन सरकार बन गई तो लोगों को उम्मीद तो डबल इंजन सरकार से रहेगी ना। पहले कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल में इसकी बीजेपी की थी, तो लोग सोचते थे यार काम नहीं हो रहा। लेकिन अब तो स्टेट में भी बीजेपी की आ गई है और सेंटर के अंदर भी बीजेपी की जैसे आने वाली है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ेगी।
ठीक है। तो लोकेश जी, मुद्दे ठीक है, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर मुद्दे हर वक्त मुद्दे आते हैं और राजनीतिक पार्टी मुद्दे लाती है, मगर चुनाव के बाद वो मुद्दों को गौण कर जाती है। जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ एक बहुत जबरदस्त नारा दिया और उसको बहुत जबरदस्त समर्थन मिला, मगर उसके बाद आप देख लो, आज भी देख लो तो गरीबी से अभी मुक्ति मिली नहीं है। उसी हिसाब से उसके बाद आप देखोगे राजीव गांधी के टाइम पे एक बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार, मगर वो सत्ता में आते ही वो सत्ता पार्टी ने उसको गौण कर दिया, कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो ये मुद्दे कहाँ तक ये हावी रहेंगे या क्या असरदार रहते हैं, इसके बारे में बताओ। देखिए मुरली जी, ऐसा है कि जिस समय बात हुई थी, अपनी इंदिरा गांधी की बात करी है। इंदिरा गांधी के दौर में उस समय कहा जाता था कि जो पैसा गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे अपन, तो गरीबी नहीं हटा के उस समय एक दौर ये चला, एक माहौल ये बना कि गरीबी नहीं गरीब हटाओ वाला एक मुद्दा चल पड़ा था। क्योंकि गरीब कहीं न कहीं गरीब तबका जो था वो परेशान नजर आया उस समय। तो राजीव गांधी की जो बात करें, उस समय एक घोषणाएं हुई थी कि और लोगों का कहना भी ये था कि 100 रुपए केंद्र से निकलते हैं तो 1 रुपया आम आदमी तक पहुंच पाता है। तो वो 1 रुपया जब आम आदमी तक पहुंचता है तो आप खुद समझिए कि इसमें आम आदमी का विकास नहीं हो पाता, कहीं न कहीं इसमें गरीब तबका जो है वो वंचित रहता है उन मूलभूत सुविधाओं से। तो ये सारी जो बातें हैं अपन कहना चाह रहे हैं, मगर इस मामले में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अलग सोच रख के चलते हैं और विकासशील देश के बारे में बात करते हैं, जय जवान जय किसान के मामले को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास हो ही रहा है और विकास के पथ पर आज मोदी ने पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में भी अपने भारत का नाम रोशन किया है। तो ये तो ठीक है, उन्होंने कहा, मगर अभी जैसे जो मुद्दे हैं, जैसे अभी उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा दिया लालू यादव ने, तो उसका कोई परिवार नहीं है, तो इस परिवार को लेके मोदी एकदम उसमें वो हो गए, हमलावर हो गए कि ये पूरा भारत मेरा महान है, मेरा परिवार है। तो गोविंद जी, आप क्या देखते हैं, क्या ये परिवार वाला मुद्दा अच्छा जाएगा? इन मुद्दों से तो देखो थोड़ा हटकर की बात करता हूँ मैं अपने स्थानीय मुद्दों की बात करता हूँ। भिलवाड़ा का, भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है। इसकी टेक्सटाइल पार्क को लेकर काफी समय से मांग चल रही है, ना केंद्र ने सुनी ना स्टेट ने सुनी अभी तक। तो अगर टेक्सटाइल पार्क अगर भिलवाड़ा में आता है तो उसको लेकर के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, काफी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी यहाँ से। और जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के चलते हैं, हर पार्टी अलग अलग मुद्दा लेकर के चलती है अपना। अब भिलवाड़ा में हमारी सबसे समस्या यही है, विकास सब जगह रुका हुआ है, बस खाली मुद्दे लेके चलते हैं कि भाई ये काम करेंगे ये करेंगे, पर वो होता नहीं है धरातल पे कहीं। तो अब आप बताएं किस प्रकार से होगा ये? बस खाली मुद्दे लेके चलेंगे तो काम थोड़े होगा। हाँ, मुद्दों से काम नहीं होता है, मतलब ये है कि धरातल पे काम होना चाहिए, धरातल पे काम दिखना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, बस। तो एक दूसरी तरफ भी मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात काटना चाहूंगा, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा फंडा अपनाया है कि पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया जाए। वहीं एक और राहुल गांधी जो है वो पूरे देश के अंदर वापस से अपना वर्चस्व बनाने की बात कर रहे थे। हाल ही के अंदर मुंबई के अंदर जो सभा हुई थी उसके अंदर भी लाखों लोगों ने उनका हिस्सा लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर स्थानीय बात करें, वापस से लौट करके राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर आए अपन लोग बात करें, तो यहाँ की जो कांग्रेस की लीडरशिप है वही खत्म हो चुकी है। एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर यदि जो व्यक्तित्व होना चाहिए था वो व्यक्तित्व यहाँ पे नहीं है, संगठन होना चाहिए था वो संगठन नहीं है। तो जब निचले स्तर पर ही संगठन नहीं रहेगा तो अपन लोग देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा के तो चुनाव की यदि बात करें तो लोकसभा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के अंदर संगठन की मजबूती होना जरूरी है। यहाँ पर विपक्ष खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब विपक्ष खत्म हो चुका है तो मुद्दे रहेगा, लोकतंत्र कहाँ रहेगा, लोकतंत्र कहाँ रहेगा, संविधान कहाँ रहेगा? जब विपक्ष ही नहीं रहेगा, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हाल ही के अंदर देखा है कि भिलवाड़ा के जो बड़े बड़े लीडर है, अभी हाल ही के अंदर लगभग 100 से 125 व्यक्तियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दामन थाम लिया, लेकिन यदि कारण ढूंढने जाए तो कारणों का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन यदि उसके पीछे एक कयास लगाया जाए तो ईडी सीबीआई का जो छापा पड़ने के डर से कई बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना
ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे इलेक्ट्रिक बॉन्ड की जो आपने बात की मुझे याद आ गई, जो ये बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि सीधे चंदे कैश में जाते थे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। जी तो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रोल ये बॉन्ड का इसलिए लगा कि कम से कम उसका रिकॉर्ड तो रहे, पार्टी के पास रिकॉर्ड रहे कि मैंने कितना दिया और उस राजनीतिक दल के पास रहे कि कितना आया। ये दोनों के पास है, बाकी नहीं होता क्लियर। मगर ये तो थोड़ा सा क्लियर होता तो इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार कम होने की संभावना देखते हैं। भ्रष्टाचार तो खत्म इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कारण से खत्म हो ही गया है, लेकिन यदि देखा जाए तो ऑन रिकॉर्ड यदि आ भी तो गया है, जब किसी पे पहले ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है और उसके बाद के अंदर वही कंपनी 6 महीने 7 महीने बाद के उसके इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष धरातल पर नहीं टिकेगा तो लोकसभा के जो चुनाव है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। और राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोकसभा के अंदर यह माना जाए, देखा जाए तो एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने के कारण से जो एक 2024 की उनकी जो पहली स्टेप है वो पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। नहीं तो राम मंदिर का तो खत्म हो गया, मगर अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे से कृष्ण मंदिर का उठा रहे हैं, मथुरा का उठा रहे हैं। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वह एक बहुत अच्छी चीज है, अपने विदेशों पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बना डाला है, विदेशों से इनके अच्छे संपर्क है, अच्छे तालमेल बैठे हैं इन लोगों के कारण से। तो कहीं ना कहीं ये समय समय पर जाकर के देश विदेश की रीतियों रिवाजों से और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें जो है भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके संबंध जो है, भारत के संबंध भी जो है विश्व स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर जो है सुधारा गया है इसको। तो एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ ही है। विकास के मुद्दे देखिए, ये जनता है, जितनी जनता बढ़ती रहेगी चलता रहेगा, जब तक समय रहेगा तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए मुद्दे आते रहेंगे। मुद्दों का आना और जाना चलता रहेगा। लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव मुद्दों पर ही आधारित होते हैं। राम मंदिर का मुद्दा गया, कृष्ण का मुद्दा आया, अभी हाल ही के अंदर समुद्र के अंदर जाकर के लोगों का कहना है कि समुद्र के अंदर गए, द्वारिका के ढूंढ ले। देखिए जब तक आगे का मिशन डेवलप नहीं करेंगे तब तक मुद्दे नहीं होंगे। ये मुद्दा है एक पार्टी विपक्ष है, तभी तो कह रहा हूं कि विपक्ष का होना जरूरी है। मुद्दे होने चाहिए। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो मुद्दे नहीं रहेंगे, मुद्दे नहीं रहेंगे तो वो जो देश की तानाशाही वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तानाशाही वाली स्थिति उत्पन्न ना हो तो ज्यादा बढ़िया है कि कांग्रेस अपनी संगठन को बढ़ाए, संगठन को विस्तार करें, और भी कई सारी जो पार्टियां थर्ड आईज जिसको बोला करते हैं अपन लोग, उनको भी आना चाहिए मैदान में खुला चलना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाकुले जी, इन्होंने जो बताया कांग्रेस के मुद्दे, और एक मुद्दा कांग्रेस राहुल गांधी अभी बड़ा जोर जोर से उठा रहे हैं कि साहब जातीय जनगणना और उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी। जबकि अपन देखते हैं कि ठीक है जातीय जनगणना वो उनके हिसाब से, पहले तो कभी कांग्रेस जातिवाद पे कभी नहीं आई, मगर इन दिनों में काफ़ी ये जब से ये यात्राएं चालू हुई है तो ये जाति जनगणना का बड़ा जोरदार उठा रहे हैं कि जिसका जितनी जाति है उतना उसको हिस्सेदारी मिले। अब हिस्सेदारी में ये भी है कि उतने शिक्षित वो लोग नहीं है जिनकी वो बात करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जातीय जनगणना आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हो रहा है जातिगत समीकरणों के आधार पर हो रहा है, तो वो जरूरी भी है। अपन देखा जाए, आपने जैसे बोला कि भाई निम्न वर्गीयों की जैसे जिनकी जाति वो है लेकिन उसके वोट में उनको ज्यादा मिला, शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा तो जब अगर आज जिस तरह मंदिर को पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसे के अंदर जातीय जनगणना शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आदमी शिक्षित होगा तभी जाके रोजगार कर पाएगा। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। आज पेपर लीक कांड हो रहे हैं, चाहे स्टेट में ले लो चाहे सेंटर में ले लो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुए, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। टिकटों का बंटवारा जातीय जनगणना के आधार पर होना चाहिए। जहां पर भी ये आज उच्च वर्ग की निम्न वर्ग की बात करते हैं तो जिनकी पॉपुलेशन कम है वो भी आज उच्च वर्ग के वहां बैठे हुए हैं। तो दूसरी अदर कास्ट वालों का भी तो मौका मिलना चाहिए, वो भी तो नौकरी के लायक हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो जातीय जनगणना तो है ही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, उसकी जगह उसको संविधान बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए थी। देश के अंदर सबसे बड़ी जरूरत संविधान बचाने की है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को बिल्कुल रोक दिया गया है।
नहीं नहीं, लोकतंत्र की हत्या होती तो ये चुनाव नहीं होते। नहीं, चुनाव तो एक सिस्टमेटिक प्रणाली के अकॉर्डिंग हो रहे, वो तो करने ही पड़ेंगे। वो संविधान के तहत ही हो रहे हैं। वो संविधान का एक पार्ट है। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के लिए रात को भी कोर्ट खुल जाती है, समय बदल बदल कर कार्यप्रणाली की जा रही है, तो वो कहीं कहीं तो गलत है ही ना। जिसका जितना बहुमत है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अभी लेटेस्ट देखने में आया कि हरियाणा के अंदर जिसको चुनाव लड़ाना था उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उसकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई ना, एन वक्त पे क्यों उसको हटाया गया, ये देखने वाली बात। वो पार्टी का मसला था, उनके आपसी पार्टी का, और उन्होंने उसी पार्टी का वापस उन्होंने बना दिया। नहीं तो चुनाव के पहले ही क्यों किया, इतने समय पहले भी कर सकते थे। चलो ठीक है, ये मुद्दों पे अभी और भी बातचीत होगी, मगर अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। उसके बाद फिर लोकेश जी आपसे जानूंगा कि क्या मुद्दे असरदायक रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चर्चा को वापस जारी रखते हैं। लोकेश जी से मैं जानना चाहूँगा कि भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के क्या विशेष मुद्दे होने चाहिए और किन मुद्दों को इन्होंने नेगलेक्ट किया है, उसके बारे में बताएं। ठीक है मुरली जी, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरिया बज चुकी है और भिलवाड़ा शहर में जहाँ तक देखा जाए कि अभी तक आज़ादी के बाद में 18 बार चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, जिसमें 9 बार कांग्रेस ने अपना वर्चस्व रखा है। मगर अभी तक देखा जाए स्थिति ये है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं किए, जिससे कहीं न कहीं लोगों को दिमाग में एक गलतफहमी आती है कि यार अभी तक भिलवाड़ा के विकास के बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। कहीं न कहीं विकास अटका हुआ है। और आज देश के पूरे देश स्तर पर बात करें तो जहां एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे मोदी जी हैं तो वो 400 पार की गिनती में लगे हुए हैं। ये 400 प्लस इस बार, अब की बार 400 पार चलना है। तो कहीं न कहीं जो मूलभूत मुद्दे होने चाहिए वो अभी तक मतलब वहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई है और जनता इससे त्रस्त है। चाहे लोकसभा चुनाव के पहले जो यूसीसी के मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, कहीं न कहीं जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सब घोषणाएं कर दी है और इन पर विचार भी कर रही है, आगे कार्रवाई चल रही है। परंतु जहां देखा जाए एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग मतलब उनकी तरफ सोच नहीं रहे हैं, पार्टियां उनकी तरफ देख नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और भिलवाड़ा की हम जहां बात करें, भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल सिटी होने के नाते यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होना चाहिए था, जो पिछले काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ और नहीं हुआ है, जिससे आज भिलवाड़ा का विकास रुका हुआ है। और बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ा जो है हवाई पट्टी बनी हुई है, हवाई अड्डा नहीं बना है। आज पास ही में जहाँ देखा जाए तो जयपुर के पास में किशनगढ़ वो इतना डेवलप हो चुका है और भिलवाड़ा इससे अछूता रहा है। तो जहाँ एक टेक्सटाइल मार्केट, इतना बड़ा टेक्सटाइल मंडी होने के कारण आज यहाँ के जो व्यापारी हैं आए दिन बाहर जाते रहते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। और जहाँ तक देखा जाए तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और एक केवल रेल के मुद्दे को लेकर एक रेल का नया और द्वार खोल दिया, एक स्टेशन के नया बना दिया है और चौथे गेट का और निर्माण कार्य चल रहा है। तो उससे अपने को कहीं न कहीं लगता है कि आज यातायात की व्यवस्थाएं जो है, यातायात की व्यवस्थाएं, ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं इससे संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ की जो सरकार है नहीं संभाल पा रही है। ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। फ्लाईओवर बनना चाहिए। और सबसे बड़ा जो पानी का मुद्दा है, जल का मुद्दा है, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल है यहाँ, एक ठीक है चंबल का पानी आ चुका है, परंतु आम जनता जो गाँव में भी अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। और स्पेशली यहाँ देखा जाए नेहरू विहार की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में भी जो सरकार की कॉलोनी है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया है। तो सरकार कहीं न कहीं जो जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाने में बहुत पीछे रहती है। नहीं, आप पानी की बात करें तो पानी के तो अभी इन्होंने एक नया चलाया है कि नदी से नदी का जोड़ने का, ये इस पे कार्यक्रम में यहाँ जो मुद्दा उठाया है, क्या वो इसी देखिए राजस्थान 5 सालों में सार्थक हो जाएगा? देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो भिलवाड़ा में सबसे बड़ी जो कोठाई नदी हमारे शहर के पास से निकल रही है, बनास नदी हमारे पास से निकल रही है। दोनों की जो दुर्दशा है, काले पानी जो इस नदी के किनारे जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, आपने नोटिस किया होगा किसी जमाने में जब हमारे पूर्वज कहते थे कि नदियां लगातार बहती रहती थी, बारिश के दिनों में पानी का संचार रहता था। आज उसमें काले पानी के कारण से उस नदियों की हालत बहुत खराब हो रही है। उस नदी के किनारे जो गांव बसे हुए उनमें पीने के पानी की समस्याएं हो रही है। तो जो नदी जोड़ों वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अभी राजस्थान में कहीं इसका कोई वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आप जो नदी की बात करी और पानी स्वच्छता की बात करी तो मेरे को याद आता है बचपन में, नदी तो दूर की बात है, ये जो नाला निकलता है शास्त्री नगर से, वहाँ 12 महीने बहता रहता था
और उसमें हम रेत में निकाल के और पानी पी लेते थे, इतना साफ पानी था। उस समय जो मगर अब देखिए कि वो गंदा पानी से पूरा आपका ये गांधी सागर जो बांध है या गांधी सागर तालाब जिसका नाम बदल दिया अभी, पहले तेजाजी तालाब था। तो गोविंद जी आप बताओ कि इसकी स्थिति और ये दूसरे तालाबों की स्थिति और अवैध बस्तियों की स्थिति जो अतिक्रमण में हो रही है, ये भी मुद्दे स्थानीय जोरदार हैं, तो उनके बारे में। काफ़ी गहरे मुद्दे हैं ये। अभी तक गांधी सागर तालाब की सफाई नहीं हुई है। सभी भीलवाड़ा में ऐसा कोई पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ की पब्लिक यहाँ आए या इनके कोई अर्निंग चालू हो, भीलवाड़ा में कोई नई चीज़ चालू हो। कुछ इसका करने की थी ये बांध का, पर वो भी नहीं हुआ, नवीनीकरण करने की। तो उसको लेकर भी है। अगर मैं विकास की बात करूँ ना, तो विकास का अगर संकल्प लेकर के कोई आए भीलवाड़ा में, नया सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, शुरू में आए थे, पूर्व में अपने सांसद आए थे छिप्पी जोशी जी, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भीलवाड़ा को चंबल का पानी पिलाऊंगा। उन्होंने उनका संकल्प पूरा किया। जब तक पानी नहीं पीऊंगा तब तक मैं भीलवाड़ा में कदम नहीं रखूंगा। भीलवाड़ा में पानी आया तब जोशी वापस यहाँ आए, अच्छा स्वागत किया उनका। अब मैं चाहता हूँ आने वाला सांसद भी अगर इसी तरह कुछ संकल्प लेके आए, भीलवाड़ा में कुछ नई चीज करके दिखाऊंगा, तो हम माने कि भाई ये विकास के मुद्दे होंगे हमारे। बाकी तो सब चल ही रहा है, जनरल सबके सामने है, नालियां सड़कें हैं, ये तो सब आई है। कुछ संकल्प लेके आए, बड़ा कोई योजना, केंद्र की योजना भीलवाड़ा लेके आए। जैसे आप पर्यटक की बात करी तो एक टाइम में पर्यटक में आपके मेजा बांध में भी इतना शानदार पर्यटन क्षेत्र था कि हर संडे वहाँ काफ़ी पब्लिक जाती थी, मगर उसकी तरफ भी किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया और वो भी आज वो अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। बिल्कुल कोई उसी देखने ढंग से वाला नहीं है आप वहाँ। बताएंगे कुछ पर्यटन स्थल भीलवाड़ा के लिए और मनोरम स्थान कैसे डेवलप हो और क्या इसकी रूपरेखा होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो बताना चाहूँगा, हमारे साथी ने बताया कि पिछली बार सीपी जोशी साहब ने चंबल का पानी शहर को दिया है। बिल्कुल दिया है, उन्हीं की देन है और पानी आज घर घर बिल्कुल तक दिया। पहुंचा। लेकिन आज सरकार चेंज होने के बाद में भी कई घरों के अंदर आज पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। आज कई निजी कॉलोनियां चंबल का पानी होने के बाद में भी खून के आंसू रो रहा है। आए दिन धरना प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन उनको वापस जोड़ने का प्रयास नहीं लगाया जा रहा, प्रयास नहीं किया जा रहा। सांसद ऐसा होना चाहिए, मन में प्रण होना चाहिए कि इस तरह का सांसद की शहर के लिए कुछ काम करना है। आज कई लोगों का कहना है कि सांसद का स्वभाव अच्छा है, लेकिन केवल स्वभाव के कारण से काम नहीं चलेगा। शहर के लिए क्या करना चाहिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब तो जाकर के काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब मैं आपकी बात पे लौटता हूँ। शहर को पर्यटक स्थल की दृष्टि से अगर सुदृढ़ करना चाहिए तो हमारे शहर के पास के अंदर ही जो है हरि महादेव का मंदिर है, बिल्कुल उसे और सुंदर स्थिति में लाना चाहिए। पास ही के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, पहले से काफी कुछ सुधार है, लेकिन वहां पर अभी एक जो रोपवे जोड़ा जाना चाहिए, रोपवे का एक प्रोग्राम बनाया था, एक चेयरमैन ने, पूर्व चेयरमैन ने जी, उनके जाते ही वो खत्म, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो जहां था वहीं का वहीं धरा रहे। गार्डन की स्थिति यदि देखा जाए तो हर कॉलोनियों के अंदर गार्डन है, लेकिन गार्डन को देख रेख करने वाला या उसकी व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। हर बार टेंडर निकलते हैं, टेंडर होते हैं, पैसा उठता है, टेंडर निरस्त होते हैं, लेकिन वापस उनके अंदर कोई सुधार वाली प्रक्रिया उसमें नहीं है। शहर के अंदर की बात करें तो शहर के अंदर हमीरगढ़ क्षेत्र का जो इको पार्क है, इको पार्क को और सुदृढ़ और मजबूत करना चाहिए पर्यटक की दृष्टि से, और उसे सुधारा जाना चाहिए। और यदि बात करें पर्यटक के लिए बात करें तो भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी के नाम से फेमस है। शहर में नहीं, देश के और विश्व के अंदर लोग आते और जाते रहते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं है, हवाई पट्टी है लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। वो जो हवाई पट्टी बनी हुई है वो भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, उसकी भी कोई देख रेख नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण से वहां की सड़क देखा जाए तो सड़क अच्छी नहीं है, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारा जाना चाहिए। ठीक है। और भी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील को सुधारा जाना चाहिए। पहले से काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन आसपास में वो डेवलपमेंट होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा चाहिए कि अपने जो मुद्दे हैं, लोकसभा सांसद जब भी आए, हालांकि प्रत्याशियों का नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी कोई हो भी चाहे हो। थर्ड पार्टी हो, उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा, या मैं प्रण लेकर के आऊंगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे आर्थिक स्थिति से उबारना है, तब तो जाकर के स्थिति डेवलप हो पाएगी। बाकी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि विकसित भारत की जो बात करते हैं, वो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नीचे से काम होना चाहिए, ऊपर जाएंगे। नीचे से काम का फ्लो ऊपर जाना चाहिए। नीचे से यदि धरातल सुधरेगा तो हम लोग सुधरेंगे, तो ऊपर भी काम सुधर पाएगा। ये सारी चीजें। तो ये तो ठीक है, सौंदर्यीकरण और उसके रमणीय स्थान की। बाकुले जी, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ है, भीलवाड़ा सिटी में सबसे ज़्यादा व्हीकल है, और व्हीकल आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से भीलवाड़ा का रिकॉर्ड रहा कि किसी ज़माने में ट्रैक्टर कंप्रेसर थे तो एशिया में सबसे ज़्यादा ये ट्रैक्टर कंप्रेसर यहाँ थे। आज की स्थिति है कि व्हीकल इतने हैं कि जगह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आदमी पार्किंग कहाँ करे। देखिए, एशिया में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर या फोर व्हीलर की काउंटिंग आती है तो भीलवाड़ा का नाम सबसे पहले आता है। ये आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। रही बात पार्किंग की, तो शहर इतना छोटा है कि पार्किंग बहुत सी समस्या है। तो पार्किंग के लिए पहले आजाद चौक में चली थी कि वे डबल या ट्रिपल बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था करते हैं ताकि आसपास के एरिया की पार्किंग वहाँ पे हो जाए। ऐसे ही एक पार्किंग की व्यवस्था चली थी नगर परिषद के चित्रकूट धाम में चली थी, वहाँ भी डबल बेसमेंट की पार्किंग की बात हुई थी ताकि उधर का एरिया वहाँ कवर हो जाए। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे पार्किंग व्यवस्था नहीं है, टेक्सटाइल मार्केट में नहीं है, तो पार्किंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक बेसमेंट पार्किंग नहीं बनेगी शहर के अंदर, जब तक ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे फाटक का है कि पटरी पार से आने जाने में लोगों का समय इतना खराब होता है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। एक फ्लाईओवर तो चित्तौड़ रोड से अजमेर रोड की तरफ बने, दूसरा फ्लाईओवर अपने रेलवे स्टेशन से लेके पुर रोड की तरफ बने, तभी शहर की पार्किंग व्यवस्था सुधरेगी, बाकी नहीं सुधर सकती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी, बात बताइए, मैं सही भी नहीं, पार्किंग की व्यवस्था तो आज शहर है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ी हुई है, बाहर से आने वाले काफ़ी जो यहाँ पे मजदूर लोग जो हैं, चाहे अफसर लोग हैं, यहाँ रहने निवास करने लगे हैं। तो सर पार्किंग तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ही है, और पार्किंग के साथ साथ मुझे ट्रैफिक की व्यवस्था है। पार्किंग और ट्रैफिक दोनों अलग अलग चीज हो गई है। पार्किंग अलग चीज, जहाँ गाड़ी अपने को खड़ी करने पर जगह नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं। और आपने देखा होगा पहले साइड पे नक्शे बनते थे मकानों के, चाहे आप कॉम्प्लेक्स के हो, चारों साइड में जगह छोड़नी पड़ती थी, पार्किंग की जगह छोड़नी पड़ती थी, तब उनको वो नक्शे पास होते थे। और आजकल नक्शे पास होते हैं परंतु वो कागजों में रह जाते हैं, और उनकी पार्किंग की प्रॉपर बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर अंडरग्राउंड है, वहाँ पार्किंग होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे हॉस्पिटल देखें, प्राइवेट चाहे बैंक देखें, हमने सारे जहाँ पार्किंग है वो लोग बाहर करते हैं रोड पे, जिसके कारण से आज ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं नजर आती है। तो ये ट्रैफिक में कहीं ना कहीं पार्किंग का बड़ा रोल रहता है। और इस ट्रैफिक को सुधारने के लिए जो बात कर रहे थे फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर में वास्तव में भीलवाड़ा में बहुत सख्त जरूरत है, और जो हमारे यहाँ के नेता हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। पहले भी सर्वे हो चुका है, 2 बार सर्वे हुआ है, फ्लाईओवर बनना चाहिए, पर वो अभी तक उसको जमीनी धरातल पर नहीं आ पाया है काम। और फ्लाईओवर बनते ही शायद हो सकता है ये अपने ट्रैफिक का और ये सारा सॉल्यूशन निकल पाएगा। वो फ्लाईओवर की एक बहुत बड़ी समस्या ये आई थी कि उस फ्लाईओवर में उस जिस कंपनी को बनाना था वो कंपनी चली गई वहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और वहाँ उन्होंने वो रीट लगा दी कि साहब किसी के माध्यम से कि साहब यहाँ से तो काफ़ी पेड़ कटेंगे, मंदिर आएंगे, उस वजह से उन्होंने उसमें रोक लगा दी। इसके बारे में आपको भी कुछ ध्यान हो तो बताएं गोविंद जी। देखो, इतना तो कुछ नहीं है, पर मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। भीलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या है काले पानी की। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी समस्या। शहरी क्षेत्र की तो बात कर लेते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र वाले वो क्या करेंगे? उनकी जमीन बंजर हो रही है, फसल नहीं हो रही है, वो आए दिन यहाँ ज्ञापन लेके आते हैं कि हमारे यहाँ काला पानी आ रहा है, ये आ रहा है। और एक है ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है जो वहीं समाधान हो जाए, पर वो बेचारे 100 किलोमीटर से यहाँ जिला कलेक्ट्रेट आते हैं, उनका समाधान नहीं होता, यहाँ आकर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी समस्या ग्रामीण गाँव में सॉल्व हो जाए, ताकि यहाँ भटकना नहीं पड़े उनको। बस मेन काले पानी की है, अगर इसका कोई निजात मिलता हो। ये बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी हानिकारक है। अपने यहाँ के आसपास के कुएं जितने भी हैं ग्रामीण क्षेत्र के, सब खत्म हो गए वो काले पानी की वजह से।
तो ठीक है, ये तो थी चर्चा राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों पर। अब देखते हैं कि पब्लिक किसको चुनती है और क्या मुद्दे रहते हैं और क्या ये राजनीतिक दल उन मुद्दों को समाधान करते हैं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। आज के लिए इतना, फिर किसी मुद्दे पे लोकवाणी से आपसे फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।